हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज मेरे क्लास में आप लोगों को कोलिजन्स के बारे में, कोलिजन्स के कुछ बेसिक थ्योरी जो कि प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम लोग को जानना चाहिए, वो मैं लेके आई हूँ। तो कोलिजन्स क्या होता है, कैसे होता है, हमको लगता है ये हमको बताने का ज़रूरत नहीं है। तो कोलिजन्स में जो ज़रूरत पड़ता है हम लोग को प्रॉब्लम सॉल्व करने में, क्या क्या, एक इलास्टिक कोलिजन और एक इनइलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन क्या होता है और इनइलास्टिक कोलिजन क्या होता है ना। तो इलास्टिक कोलिजन्स में क्या होता है कि जब भी कोई कोलिजन है जिसमें लिखा हुआ होगा कि वो इलास्टिक कोलिजन्स है, तो उसमें होता क्या है कि मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व थ्रू आउट द कोलिजन। जैसे कि दो बॉडी है, अगर टकराया है ना, दो बॉडी टकराया तो क्या होता है कि मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा। जैसे मान लिया ये बॉडी है और ये बॉडी, ये u1 वेलोसिटी से जा रहा है, ये u2 वेलोसिटी से जा रहा है। तो आफ्टर कोलिजन किसी भी टाइम में हम इसका देखेंगे तो मोमेंटम क्या होगा, किसी भी टाइम में हम मोमेंटम देखेंगे, मान लिया ये v1 ले लिया, ये v2 ले लिया, तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा। जो इस टाइम में मोमेंटम था वही इस टाइम में मोमेंटम रहेगा। कहने का मतलब जैसे अगर मान लिया कि हम ग्राफ बनाते हैं मोमेंटम का, है ना, मोमेंटम हम लोग p से डिनोट करते हैं टाइम के साथ। तो किसी भी टाइम में 0 सेकेंड में, 1 सेकेंड में, 2 सेकेंड में, 3 सेकेंड में, 4 सेकेंड में, किसी भी टाइम में हम देखें तो मोमेंटम हमेशा सेम रहेगा। मोमेंटम क्या होगा, हमेशा सेम रहेगा। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि मोमेंटम कंजर्व होता है, कभी भी मोमेंटम चेंज नहीं होता है। मोमेंटम और ये नहीं पार्टिकल का, नहीं सिस्टम का, ये चीज़ हम लोग सिस्टम का देखते हैं। पूरा सिस्टम का मोमेंटम हमेशा सेम रहेगा, कंजर्व रहेगा, सिंगल पार्टिकल के लिए नहीं। तो एक सिस्टम का पार्टिकल, पूरे सिस्टम का जो मोमेंटम होता है वो कंजर्व होता है। तो इलास्टिक कोलिजन का फर्स्ट यही चीज़ है कि मोमेंटम क्या रहेगा, हमेशा कंजर्व रहेगा। सेकेंड जो पॉइंट है वो क्या है कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल होगा। यहाँ देखिए ये दोनों में अंतर ये चीज़ है कि मोमेंटम कंजर्व थ्रू आउट द कोलिजन हमेशा सेम होता है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी हमेशा सेम नहीं होता है। सिर्फ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, सेम होता है। अगर हम देखिए ग्राफ काइनेटिक एनर्जी का टाइम के साथ अगर हम ग्राफ बनाएं, मान लिया पूछा जाए आपको कि इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी और टाइम का ग्राफ क्या होता है, तो आप इस तरह से देखिए बनाइएगा। ये काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और ये काइनेटिक एनर्जी फाइनल। मान लिया t इज इक्वल टू कुछ टाइम में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और t इज इक्वल टू फाइनल टाइम में फाइनल काइनेटिक, ये दोनों सेम होगा। बाकी बीच में जो है सो सेम नहीं होगा, ऐसे ग्राफ होगा, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, इस तरह का ग्राफ होगा। मतलब बीच में चेंज होते रहेगा, हर टाइम अलग अलग रहेगा। लेकिन फाइनल और इनिशियल और फाइनल क्या होगा, सेम होगा। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल, किसमें, इलास्टिक कोलिजन में। तो इलास्टिक कोलिजन में हम लोग दो चीज़ देखें, पहला कि मोमेंटम कंजर्व थ्रू आउट द बॉडी, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, सब सिस्टम के लिए है, सिंगल पार्टिकल के लिए नहीं है, ये सिस्टम के लिए, पूरा सिस्टम के लिए, है ना। सिस्टम में 2 पार्टिकल, 3 पार्टिकल, जितना भी पार्टिकल हम लोग अज्यूम किए, पूरा सिस्टम के लिए। तो इलास्टिक कोलिजन में दो चीज़ हम लोग देखें कि मोमेंटम कंजर्व होता है थ्रू आउट द बॉडी और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल होता है। ग्राफ देखिए, मोमेंटम का टाइम के साथ पूरा कांस्टेंट है थ्रू आउट द कोलिजन, और काइनेटिक एनर्जी का टाइम का साथ देखिए केवल इनिशियल और फाइनल सेम है, बीच में ये वेरी कर रहा है, चेंज कर रहा है। और दूसरा कोलिजन है इनइलास्टिक कोलिजन। इनइलास्टिक कोलिजन क्या होता है, तो इनइलास्टिक कोलिजन में फर्स्ट जो पॉइंट है वो सेम है कि मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व थ्रू आउट द कोलिजन, मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है इसमें भी। लेकिन सेकेंड कोलिजन इनइलास्टिक का क्या है कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हमेशा फाइनल से ज़्यादा होगा। मतलब जब भी इनइलास्टिक कोलिजन होगा मतलब मेरा एनर्जी लॉस होगा, एनर्जी क्या होगा, लॉस होगा, उसका काइनेटिक एनर्जी लॉस होगा, तब ना इनिशियल एनर्जी जो है सो फाइनल से ज़्यादा होगा। तो इनइलास्टिक कोलिजन में क्या हुआ कि फर्स्ट तो सेम कि मोमेंटम कंजर्व रहेगा, मोमेंटम इनिशियल इज इक्वल टू मोमेंटम फाइनल, लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हमेशा काइनेटिक एनर्जी फाइनल से
ज़्यादा होगा। कॉलिजन हुआ मान लिया दो बॉडी का, तो आफ्टर कॉलिजन इन लोग का वेलोसिटी कम हो जाएगा, थोड़ा धीरे हो जाएगा, और इन लोग का काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इनिशियल हमेशा फाइनल होगा, सॉरी ग्रेटर होगा। तो जब हम इन इलास्टिक कॉलिजन में ग्राफ आपको पूछा जाए पी और पी का, तो ये सेम होगा, कंजर्व है ना, कंजर्व थ्रू आउट द सिस्टम। और काइनेटिक एनर्जी का पूछा जाए टाइम के साथ, तो ये क्या होगा कि पहले तो ज़्यादा रहेगा t=0 में, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी मेरा क्या होगा, कम होते जाएगा। ये काइनेटिक एनर्जी और टाइम का ग्राफ किसमें, इन इलास्टिक कॉलिजन, इन इलास्टिक कॉलिजन, ठीक है। तो ये हो गया इलास्टिक और इनइलास्टिक, दो चीज़ दोनों में देखना है, एक मोमेंटम और एक काइनेटिक एनर्जी। इन इलास्टिक में था दोनों मोमेंटम कंजर्व होता है और फाइनल और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सेम होता है। इन इलास्टिक में मोमेंटम तो कंजर्व होता है लेकिन काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होता है, इनिशियल ज़्यादा होता है फाइनल से, ठीक है। और एक नोट दिया हुआ है कि इन ए परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन, अगर कोई परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन है तो कोलाइडिंग बॉडी क्या होगा, एक दूसरे से स्टिक कर जाएगा, सट चिपक जाएगा और कॉमन वेलोसिटी के साथ चलेगा इन इलास्टिक कॉलिजन में। अगर परफेक्टली इन इलास्टिक है तो दोनों बॉडी क्या होगा, स्टिक हो जाएगा, चिपक जाएगा, ठीक है। ये मान लिया V1 से U1 से जा रहा है और ये U2 से जा रहा है, कॉलिजन के बाद दोनों चिपक जाएगा और सेम वेलोसिटी के साथ चलेगा, ठीक है। कब, जब परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन होगा। जैसे मान लिया आपको प्रॉब्लम्स में दिया हुआ है कि इन्हें परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन, तो आपको समझ लेना है कि कॉलिजन के बाद दोनों बॉडी चिपक गया है और सेम वेलोसिटी के साथ जा रहा है। अब हम लोग फिर से इलास्टिक कॉलिजन में आ रहे हैं। जब वन डायमेंशनल में इलास्टिक कॉलिजन होता है तो दो चीज़ तो हम लोग पढ़ लिए, दो पॉइंट होता है, मोमेंटम कंजर्व होता है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और फाइनल इक्वल होता है। उसको यूज करके कैसे हम लोग इन लोग का फाइनल वेलोसिटी निकालते हैं, अगर पूछा जाए, वो यहाँ बताए हैं। तो इलास्टिक कॉलिजन, हेड ऑन इलास्टिक कॉलिजन वन डायमेंशनल में, देखिए मान लिया पहले U1 वेलोसिटी से चल रहा है, एक M1 मास का बॉडी है, दूसरा M2 मास का बॉडी है जो कि U2 वेलोसिटी से जा रहा है। दोनों में कॉलिजन होगा। कॉलिजन कब होगा, जब U1 इज ग्रेटर देन U2, है ना, कॉलिजन होगा। तो मान लिया कॉलिजन के बाद ये V1 से चलने लगा और ये V2 से जाने लगा, तो V1 का क्या वैल्यू होगा, V2 का क्या वैल्यू होगा, हम लोग कैसे निकालेंगे। तो इलास्टिक कॉलिजन में फर्स्ट टर्म क्या निकला है कि मोमेंटम कंजर्व होता है, सेम चीज़ लिखेंगे सिस्टम का कि इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम। इनिशियल में क्या क्या मोमेंटम है, M1 U1 प्लस M2 U2, और फाइनल में क्या हो जाएगा, M1 V1 प्लस M2 V2। देखिए, और एक चीज़ क्या है कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और फाइनल इक्वल है। काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट बॉडी का, सेकंड बॉडी का, फाइनल में फर्स्ट का सेकंड का इक्वल कर दी। अब 1 और 2 को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, है ना, 1 और 2 सॉल्व करने के बाद हम लोग को क्या मिल जाएगा। और एक चीज़ ध्यान दीजिए कि जब हम लोग इलास्टिक कॉलिजन होता है वन डायमेंशनल में, सिर्फ वन डायमेंशनल में ये चीज़ होता है कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। मतलब जब बॉडी, देखिए जब बॉडी कोलिजन हो गया तो हम मान लिया रिलेटिव वेलोसिटी पूछे M2 का M1 के टर्म में, तो क्या हो जाएगा V2 माइनस V1। इनिशियल में रिलेटिव वेलोसिटी पूछे तो U1 माइनस U2। क्यों U1 माइनस U2 होगा, क्योंकि ये ज़्यादा होगा U2 से, तभी ना कोलिजन होगा। तो इनिशियल में रिलेटिव वेलोसिटी U1 माइनस U2 और फाइनल में रिलेटिव वेलोसिटी V2 माइनस V1। इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, अलग हो रहा है, ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच मिल रहा है ना। तो वो क्या होता है, इक्वल होता है सिर्फ इलास्टिक कोलिजन में। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, मतलब दोनों का मिलने का वेलोसिटी है ना रिलेटिव, और दोनों का सेपरेट होने का वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन V2 माइनस V1। ये देखिए रिलेटिव वेलोसिटी है, ये दोनों इक्वल होगा। तो ये तीनों इक्वेशन यूज करके हम लोग देखिए फाइनल में हम लोग का क्या निकलता है, V1 इज इक्वल टू M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 U1 प्लस 2M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 U2। V2 का जब निकालना है तब M2 माइनस M1
है ना, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 u2 प्लस 2m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 u1। देखिए ये याद करना बहुत आसान है और इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, तो ये चीज़ हम लोग को याद रखना पड़ेगा, है ना, तभी हम लोग कम टाइम में बना सकेंगे क्वेश्चन को। तो याद करना, अगर v1 निकाल रहे हैं तो m1 माइनस m2, नीचे तो सेम m1 प्लस m2 दोनों के लिए रहेगा, तो v1 निकाल रहे हैं तो m1 माइनस m2 u1 से मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ m2। अगर v2 निकाल रहे हैं तो m2 माइनस m1 u2 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ m1 यहाँ u1। ठीक है, तो इस तरह से इसको याद कर लीजिए। याद आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो अपने आप याद होगा। अगर आप चाहते हैं तो एक हम सॉल्व करवा देंगे, लेकिन पहले थ्योरी पूरा कंप्लीट करते हैं। और उसके बाद स्पेशल केस है ना, स्पेशल केस है हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन का कुछ, कि अगर दोनों मास इक्वल है, अगर दोनों मास इक्वल है तब क्या होता है। तो अगर दोनों मास इक्वल होता है तो वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाता है। ये चीज़ ध्यान रखना है, क्योंकि हम यूज करेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन में, ताकि क्वेश्चन ईजी बन जाए, कि अगर दोनों का मास इक्वल है तो कोलिजन के बाद क्या होगा, वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएगा। कोलिजन के बाद हमारा वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएगा। जैसे मान लिया कि ये m1 मास का बॉडी है, ये u1 से जा रहा है, और ये m2 मास का बॉडी है, ये u2 से जा रहा है। तो आफ्टर कोलिजन क्या होगा कि m1 अब u2 से जाने लगेगा और m2 अब u1 से जाने लगेगा। कब, जब m1 इज इक्वल टू m2 हो, मतलब दोनों मास अगर सेम है, तब इलास्टिक कोलिजन में, हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाता है। ये फर्स्ट केस हो गया। ठीक है, अब सेकंड केस क्या बोलता है, केस टू। केस टू बोलता है कि अगर m2 इज मच ग्रेटर देन m1 और u2 इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब है कि अगर कोई m1 है, ये u1 वेलोसिटी से जा रहा है, और दूसरा एक m2 है जो कि रेस्ट में है ना, ये रेस्ट में है, u2 इसका 0 है, और ये इससे बहुत ज़्यादा बड़ा है, मतलब ये एकदम बहुत बड़ा, मान लिया ट्रेन है, ट्रक है, और ये एक छोटा सा बच्चा वाला साइकिल है। ठीक है, तो इसके कंपैरिजन में ये तो बहुत बड़ा है। तो इस केस में क्या होगा कि अगर कोलिजन्स होता है तो ये इसको कोई असर नहीं पड़ेगा, m2 को क्या होगा, कोई असर नहीं पड़ेगा, m2 जैसा का तैसा खड़ा रह जाएगा रेस्ट में ही। लेकिन m1 जो है, सो जिस वेलोसिटी से गया था उसी वेलोसिटी से वापस आने लगेगा। ठीक है, ये कब होता है, जब m2 इज मच ग्रेटर देन m1 एंड u2 इज इक्वल टू 0। देखिए लिख दिया हम कि जब m2 इज मच ग्रेटर देन m1 एंड u2 0, तो क्या होता है कि m2 को कोई असर नहीं पड़ता है और ये वापस सेम वेलोसिटी से रिटर्न आ जाता है। तीसरा केस है कि जब m2 इज मच ग्रेटर देन m1, m2 इज m1 का इसमें देखना है, m1 इज मच ग्रेटर देन m2। ठीक है, तब क्या होता है, जैसे मान लिया कि m1 आपका m2 से बड़ा है, ये है m1 मास का जो कि बहुत बड़ा है, किससे, m2 से, और ये है m2 से। सेम चीज़ यहाँ है कि मान लिया u2 0, ये m2 रेस्ट में ही है, और ये मान लिया u1 वेलोसिटी से जा रहा है। अब ट्रक जा रहा है, साइकिल खड़ा है ना, ट्रक जा रहा है, तो क्या होगा कोलिजन्स के बाद कि ये वेलोसिटी, इसको कोई असर नहीं पड़ेगा, ये जाएगा, इसको टक्कर मारेगा, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये जो छोटू सा यहाँ रेस्ट में था, इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा कि ये इसके दुगुने वेलोसिटी से जाने लगेगा। अगर ये u1 से इसको टक्कर मारा तो ये 2u1 से भागना शुरू करेगा, और ये जैसा का तैसा जाएगा। तो ये 3 केस है। पहला केस कि अगर दोनों का मास सेम होता है तो वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएगा। दूसरा केस क्या कि अगर सेकेंड बॉडी फर्स्ट बॉडी से बहुत ज़्यादा बड़ा है ना, सेकेंड बॉडी फर्स्ट बॉडी से बहुत ज़्यादा बड़ा है और सेकेंड बॉडी रेस्ट में है, तो सेकेंड बॉडी को कोई असर नहीं पड़ता है, बड़ा वाला बॉडी को कोई असर नहीं पड़ेगा जो रेस्ट में है, लेकिन जो छोटा बॉडी था वो वापस उसी वेलोसिटी से
घूम जाएगा, सिर्फ उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, वापस आ जाएगा सेम वेलोसिटी से। थर्ड केस था कि अगर m1 ज़्यादा है और m2 कम है और m2 रेस्ट में है, तो जो ज़्यादा वाला बॉडी है उसका वेलोसिटी में तो कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन जो कम मास वाला वेलोसिटी था वो क्या होगा, उसके दुगुने वेलोसिटी से चलना शुरू कर देगा। तो ये हेड ऑन इलास्टिक कॉलिजन का था कुछ स्पेशल केस, और ये 1D का है ना, 1 डायमेंशनल का। अब हम लोग 2 डायमेंशनल का देखेंगे कि इलास्टिक कॉलिजन इन 2 डायमेंशनल रहता है तो क्या होता है। तो देखिए यहाँ दिया हुआ है कि 2 बॉडी है, एक m1 जो u1 वेलोसिटी से जा रहा है, m2 जो u2 वेलोसिटी से जा रहा है। अब दोनों कॉलिजन्स हुआ, अब उन लोग सेम लाइन में ना जाके अब देखिए अलग अलग लाइन में चला गया, ये इधर चला गया, इधर चला गया, 2 डायमेंशनल हो गया ये, है ना, 1 डायमेंशनल में ये नहीं गया। तो ये इलास्टिक कॉलिजन इन 2 डायमेंशनल इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है, सेम कहानी इसमें भी है, लेकिन अब मोमेंटम हम लोग कैसे कंजर्व करेंगे, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट में हम लोग मोमेंटम कंजर्व करेंगे। तो मोमेंटम इनिशियल इन एक्स कंपोनेंट इज इक्वल टू मोमेंटम फाइनल इन एक्स कंपोनेंट, ठीक है। उसके बाद देखिए m1 u1 प्लस m2 u2 एक्स में तो सेम था, और जब हम लोग क्या कहते हैं एक्स कंपोनेंट में फाइनल का इक्वल करेंगे तो यहाँ v1 वेलोसिटी से जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा v1 cos अल्फ़ा, इधर v2 वेलोसिटी से जा रहा है तो इस साइड क्या हो जाएगा v2 cos बीटा। तो v1 के जगह पे v के जगह पे फाइनल वेलोसिटी के जगह पे v1 cos अल्फ़ा और इधर v2 cos बीटा एक्स कंपोनेंट। उसी तरह y को हम लोग कंजर्व करेंगे, तो पहले तो y में कोई वेलोसिटी नहीं था, 0। उसके बाद इधर क्या हो जाएगा, ये इसका वेलोसिटी ऊपर जाएगा y कंपोनेंट में, तो v1 साइन अल्फ़ा, इसका जाएगा v2 साइन बीटा। तो डायरेक्शन दोनों अपोजिट है, इसीलिए हम लोग एक माइनस में लिए, ठीक है। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी सेम, ये इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल होगा कब, जब कॉलिजन इलास्टिक होगा, क्योंकि इन इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होता है। उसके बाद सेम फार्मूला अप्लाई करना है, उसके बाद इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब एक टर्म और आता है कॉलिजन्स में, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन किसको कहते हैं, तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। सेपरेट होने वाला रिलेटिव वेलोसिटी डिवाइडेड बाय अप्रोच होने के लिए जो रिलेटिव वेलोसिटी है। जैसे कि हम अब इलास्टिक कॉलिजन में आप लोग को बताए थे रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। जैसे एक बॉडी है u1 से जा रहा है, कोलाइड किया दूसरा बॉडी से जो कि u2 से जा रहा था। अब कोलिजन के बाद ये जाने लगा v1 से फर्स्ट बॉडी और दूसरा जाने लगा v2 से। अगर पहले हम देखें कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या है ना, फर्स्ट बॉडी का विद सेकेंड बॉडी, तो कोलिजन होने के लिए क्या होगा, u1 इज ग्रेटर देन u2, तब ना ये इससे कोलाइड करेगा। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा बिफोर कोलिजन, रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, है ना। क्या हो जाएगा u1 माइनस u2। और रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन हम लोग देखें, रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, है ना। तो कोलिजन के क्या बाद क्या हो रहा है, दोनों का वेलोसिटी चेंज हो जा रहा है। ये देखिए ये v2 वेलोसिटी से आगे चला गया, ये v1 वेलोसिटी रह गया। तो अगर ये ज़्यादा है तो v2 माइनस v1 क्या होगा, v2 माइनस v1। तो जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है वो, इसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको हम लोग, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। बिफोर कोलिजन के पहले रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, दोनों को मिलने का, दोनों अप्रोच किया एक दूसरे के पास आया तब ना कोलिजन हुआ, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। और अब कोलिजन के बाद दोनों अलग अलग हो गया तो इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो ई इज इक्वल टू होता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, है ना। तो क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v2 माइनस v1 और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच u1 माइनस u2। तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में क्या था कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच सेम था, है ना। हम लोग देखे थे एक लाइन इलास्टिक कोलिजन में कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन रिलेटिव और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच सेम था इलास्टिक कोलिजन में। तो ये दोनों v2 माइनस v1 इज इक्वल टू u1 माइनस u2,
सेम है तो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू 1 किसके लिए, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए। लेकिन जब इलास्टिक को इन इलास्टिक का बात करते हैं तब क्या होगा, तब इन इलास्टिक में एक केस और आता है परफेक्टली इन इलास्टिक। तो परफेक्टली इन इलास्टिक में हम लोग क्या देखे थे कि दो बॉडी दोनों स्टिक हो जाता है, चिपक जाता है और चिपक के सेम वेलोसिटी से चलना शुरू कर देता है। तो जब सेम वेलोसिटी से चलना शुरू कर देता है इसका मतलब कि V1 इक्वल हो गया V2 के। तो जब V1 इक्वल हो गया V2 के, दोनों सेम है और दोनों सेम है तो ये टर्म क्या हो जाएगा, 0। तो परफेक्टली इन इलास्टिक के लिए E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, परफेक्टली इन इलास्टिक के लिए। तो E का वैल्यू 1 से 0 के बीच वेरी करता है, परफेक्टली इलास्टिक के लिए 1 और परफेक्टली इन इलास्टिक के लिए 0, बाकी सब केस में 1 और 0 के बीच में। एक्चुअली हम लोग डेली लाइफ में ना ही परफेक्टली इन इलास्टिक को कोलिजन होता है और ना ही परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है, ये दोनों के बीच में ही होता है ना। तो ये हो गया इलास्टिक कोलिजन्स का आप लोग का थ्योरी। अब एक दो क्वेश्चन हम इसका न्यूमेरिकल भी बताएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है कि बॉडी A ऑफ मास 4m मूविंग विथ स्पीड u कोलाइड्स विथ अनदर बॉडी B ऑफ मास 2m एट रेस्ट। एक बॉडी है A जिसका मास है 4m, ये स्पीड u से जा रहा है। एक दूसरा बॉडी है B जिसका है मास 2m, ये रेस्ट पे है ना, ये रेस्ट पे है, कोलाइड कर रहा है। कैसा कोलिजन है, इलास्टिक, हेड ऑन एंड इलास्टिक इन नेचर, मतलब काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल और मोमेंटम कंजर्व होगा। आफ्टर द कोलिजन द फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस्ट बाय द कोलाइडिंग बॉडी ए के द्वारा कितना एनर्जी लॉस हो रहा है आफ्टर कोलिजन, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी वो हमको पूछ रहा है। तो कोलिजन के बाद क्या होगा, मान लिया कि ये जो 4m मास का वेलोसिटी है ए, बॉडी ए, ये V1 से जाने लगा और दूसरा जो 2m मास का बॉडी है, बॉडी B, ये V2 से जाने लगा। हमको चाहिए क्या, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस्ट बाय ए, मतलब ए के द्वारा कितना एनर्जी लॉस हुआ, डेल ई काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय इसका इनिशियल एनर्जी जो होगा, है ना, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल ऑफ ए। अब बोलिएगा कि इलास्टिक कोलिजन है तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल फाइनल इक्वल होगा। हाँ, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल फाइनल होता है इक्वल इलास्टिक कोलिजन में, लेकिन पूरा सिस्टम के लिए A प्लस बी, है ना, सिंगल के लिए नहीं। हमको यहाँ पूछा किसके लिए, सिंगल ए के लिए। तो ए के लिए पूछ रहा है तो हम लोग को क्या निकालना होगा, पहले ए का फाइनल वेलोसिटी निकल जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी हम लोग का निकल जाएगा। तो क्या करेंगे, V1 निकालने के लिए हम लोग को V1 चाहिए। फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, वन डायमेंशनल बॉडी और इलास्टिक कोलिजन में V1 क्या होता है, m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। जब V1 निकाल रहे हैं तो m1 और यहाँ u1 प्लस 2m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू u2। ठीक है, देखिए m1 कितना है, ए को अगर हम m1 मान रहे हैं तो ये 4m और ये कितना है 2m, तो 4m माइनस 2m क्या हो जाएगा 2m डिवाइडेड बाय 4m प्लस 2m 6m इंटू u1 प्लस और 2m2 मतलब 2 इंटू m2 कितना है 2m, तो हो जाएगा 4m डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मतलब 6m और u2 रेस्ट में है तो ये पूरा टर्म हो गया 0। तो क्या हो गया, V1 इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा 6, मतलब V1 इज इक्वल टू u1 बाय 3। अब जब हमको V1 निकल गया तो क्या काइनेटिक एनर्जी ए का फाइनल नहीं निकलेगा, काइनेटिक एनर्जी ए का फाइनल है ना, क्या हो जाएगा, हाफ m V1 स्क्वायर। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा मिटाते हैं। V1 याद रखना कितना हुआ, V1 मेरा कितना निकला u/3। तो हमको निकालना है फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस्ट बाय द कोलाइडिंग बॉडी ए, मतलब फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस्ट बाय
तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ए का डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी इनिशियल ए का, तो क्या है चेंज कितना होगा, हाफ एम v1 स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाफ एम यू स्क्वायर। हाफ एम देखिए कैंसिल हो जाएगा, v1 का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, v1 क्या था u/3, तो u/3 का होल स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर। देखिए यू स्क्वायर खत्म हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 1/9 माइनस 1, 1/9 माइनस 1, तो क्या हो गया 9 इधर चला जाएगा, तो 8/9 माइनस में आया क्योंकि लॉस्ट हो रहा है। ठीक है, तो फ्रैक्शन क्या मेरा आंसर आया 8/9, ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, द बॉब ए ऑफ पेंडुलम ऑफ मास m released from horizontal to the vertical hits another bob b of the same mass at rest on a table as shown in figure। देखिए फिगर में दिया हुआ है कि कोई बॉडी है, ये हॉरिजेंटल में है, ठीक है, और यहाँ कोई बॉडी है, ये यहाँ से जब इसको छोड़ा जाता है तो ये आके ऐसे करके हिट करता है इसको। देखिए क्या लिखा हुआ है कि रिलीज फ्रॉम हॉरिजेंटल टू द वर्टिकल हिट्स अनदर बॉब बी ऑफ द सेम मास एट रेस्ट ऑन ए टेबल। तो सेम मास का अगर ये एम तो ये एम, जैसे सेम मास का है और कॉलिजन इलास्टिक है तो मेरे ध्यान में क्या आएगा कि वेलोसिटी क्या कर देगा, इंटरचेंज कर देगा। जो इसका वेलोसिटी यहाँ होगा जब इससे टकराएगा तो इसको वेलोसिटी दे देगा और वो क्या हो जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा, जो कि ये रेस्ट में था। अब क्या पूछ रहा है, इफ़ द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज 1 मीटर, ये 1 मीटर दिया हुआ है, ठीक है, इसका लेंथ। What is the speed with which we bob B starts moving? B किस वेलोसिटी के साथ मूव करना शुरू होगा। हम लोग पहला केस इलेक्ट्रिक कोलिजन का जो पहला केस हम लोग देखे थे कि सेम मास का वेलोसिटी है तो क्या होता है कि वेलोसिटी इंटरचेंज करता है ना। सेम जो यहाँ अपनाएंगे तो ये सेम मास का वेलोसिटी है, ये जिस वेलोसिटी से यहाँ आएगा इससे कोलिजन करेगा तो इसका वेलोसिटी क्या, अपना वेलोसिटी इसको दे देगा और इसका उसको चला जाएगा, है ना। तो हम लोग इसमें कुछ करना नहीं है, बस वही इतना ही बस यूज़ करना था कि सेम मास का है तो वेलोसिटी इंटरचेंज करेगा। बाकी हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करेंगे। यहाँ क्या होगा, यहाँ इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ के काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी केवल यूज करना है कि mgh इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, है ना। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mm कैंसल 2gh √2gh। g हमको पता है 10 और h दिया हुआ है कितना 1 मीटर, है ना। जब यहाँ आएगा तो 1 मीटर ही होगा ना, तो h कितना दिया हुआ है 1 मीटर। v निकल जाएगा, इसमें आपका आंसर आ जाएगा 4.47 मीटर पर सेकेंड। देख लीजिएगा कैलकुलेट करके। तो बस इसमें हम लोग को बस यही अप्लाई करना, यूज करना था कि सेम मास का वेलोसिटी, सेम मास का बॉडी रहता है तो कॉलिजन के बाद क्या करता है, वेलोसिटी इंटरचेंज। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इनिशियली स्प्रिंग इज एट इट्स नेचुरल लेंथ एंड कॉलिजन इज इलास्टिक, है ना। देन फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग ड्यूरिंग मोशन। आंसर इसका हो जाएगा √2m/3 के v नॉट। कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप लोग वीडियो पॉज करके बना सकते हैं, हम भी बनाते हैं। हम इस पे क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, इसी पे रख रहे हैं। तो देखिए ये एक बॉडी है m मास का और ये है 2m मास का, दोनों एक स्प्रिंग से बंधा हुआ है और इधर से एक वेलोसिटी जा रहा है दूसरा m मास का v नोट से। तो पूछ रहा है कि जब ये इससे टकराया तो इसमें ये कंप्रेस्ड होगा, इसको इधर से हिट करेगा तो ये कंप्रेस्ड होगा, तो कितना कंप्रेस्ड होगा, है ना। मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा, मैक्सिमम कितना होगा वो पूछ रहा है। तो देखिए हम लोग यहाँ सेम अपनाएंगे। पहली बात कि जब सेम मास का वेलोसिटी एक दूसरे से टकराएगा और एक कॉलिजन इलास्टिक है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा। ये v नोट इसको दे देगा v नोट से, तो ये v नोट से चलना शुरू हो जाएगा और ये आ जाएगा ऑटोमेटिकली रेस्ट में,
है ना। अब इसको हम लोग हटा देते हैं। अब हम लोग यहाँ आते हैं, तो जैसे ही ये वी नोट से चलना शुरू करेगा, ये इसको कंप्रेस करेगा, है ना। जैसे ही इसको कंप्रेस करेगा तो ये भी फोर्स लगाएगा कि नहीं, स्प्रिंग फोर्स लगाता है ना के एक्स अपोजिट डायरेक्शन में, ये भी फोर्स लगाएगा। ये इसको लगा रहा है तो स्प्रिंग फोर्स के कारण इसका भी वेलोसिटी बढ़ना शुरू होगा, ये भी क्या होगा, इधर मूव करना शुरू करेगा। और एक समय ऐसा आएगा कि स्प्रिंग फोर्स इसको अपोज करते जाएगा, तो इसका वेलोसिटी कम होते जाएगा और इसका वेलोसिटी क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। फिर एक समय ऐसा आएगा कि दोनों का वेलोसिटी सेम हो जाएगा, दोनों का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। जिस वेलोसिटी से ये आगे जाएगा इसी वेलोसिटी से ये भी इधर जा रहा है। तो जब दोनों का वेलोसिटी सेम हो गया तो ये जितना आगे गया उतना ये भी गया, तो दोनों के बीच कंप्रेशन अब जो उन दोनों के बीच का कंप्रेशन है वो अब ज़्यादा नहीं हो सकता है, वो फिक्स हो गया, क्योंकि जितना ये आगे गया उतना ये भी गया, ये जितना आगे गया उतना ये भी गया। अब दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो रहा है, सेम, मतलब हमेशा सेम रहेगा, अब चेंज नहीं होने वाला है। जब ये ज़्यादा से जा रहा था, ये कम जा रहा था, तो ये इसको दबाते जा रहा था, है ना। लेकिन अब जितना से ये जा रहा है उतना ये भी जा रहा है, तब दोनों के बीच का कंप्रेशन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो मैक्सिमम कंप्रेशन कब मिलेगा हम लोग को, जबकि दोनों का वेलोसिटी सेम हो जाएगा। तो ये वाला केवल फंडा याद रखना है कि मैक्सिमम कंप्रेशन अगर पूछा जाए तो मैक्सिमम कंप्रेशन कब मिलता है, जब वेलोसिटी ऑफ बोथ द पार्टिकल विल बी सेम। जिस वेलोसिटी से ये चलना शुरू करेगा उसी वेलोसिटी से ये चलना शुरू करेगा। तो अब हमको पूछा है कि मैक्सिमम कंप्रेशन क्या होगा। अब हम लोग सेम चीज़ लगाने वाले हैं, क्या लगाने वाले हैं, मोमेंटम एनर्जी। तो क्या करेंगे हम लोग, मोमेंटम को कंजर्व करते हैं। मोमेंटम में क्या था कि मोमेंटम कंजर्व होता है थ्रू आउट द सिस्टम, तो हम लोग यहाँ जस्ट आफ्टर कोलिजन और कुछ देर बाद जब दोनों भी सेम वेलोसिटी अटेन कर लिया उस टाइम का मोमेंटम को कंजर्व करेंगे। तो क्या हो जाएगा, पहले इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम एम इंटू इसका ये वी नोट वेलोसिटी अटेंड कर लिया था, है ना। जब इससे टकराया तो ये अब तक वेलोसिटी इसको दे दिया, तो इसके पास वी नोट आ गया और ये रेस्ट में आ गया। तो एम इंटू वी नोट, इसका तो 0 है, रेस्ट में है शुरू में। उसके बाद जब दोनों सेम वेलोसिटी अटेंड कर लिया तो क्या हो जाएगा, एम इंटू भी प्लस 2m इंटू भी, है। तो क्या हो जाएगा, भी इज इक्वल टू एम वी नोट बाई 3m, ठीक है। तो भी नोट बाय 3 ये मिल गया मेरा भी का वेलोसिटी। अब जब भी हमको मिल गया तो हम लोग को चाहिए क्या, मैक्सिमम कंप्रेशन। तो यहाँ देखिए हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम यूज़ करेंगे। यहाँ कौन सा फोर्स लग रहा है, स्प्रिंग फोर्स, और स्प्रिंग फोर्स का वैल्यू क्या होता है, के इंटू एक्स, है ना। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन तो सिर्फ स्प्रिंग फोर्स यहाँ लग रहा है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब स्प्रिंग फोर्स एफ इंटू एक्स और डिस्प्लेसमेंट वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये चीज़ हम लोग जानते हैं। तो फोर्स है मेरा एफ एक्स, फोर्स मेरा क्या है एफ एक्स नहीं के एक्स, फोर्स मेरा क्या है के एक्स, के स्प्रिंग कांस्टेंट, और डिस्प्लेसमेंट हम लोग एक्स ले लेते हैं। तो के एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल हाफ एम वी नोट स्क्वायर और फाइनल जब भी लेंगे तो वी नोट बाई 3, और इधर उसके बाद एक्स हमको चाहिए क्या, एक्स। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको एक्स का वैल्यू मिल जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। हम सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये पीजीटी में आया हुआ है ना। क्या है, ए लाइट बॉल मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड मेक्स एन इलास्टिक हेड ऑन collision with a wall which is moving towards at a speed of 1 meter per second. Find the speed of the ball. ये पीजीटी पे आया हुआ क्वेश्चन है ना। क्या इसे बोल रहा है कि एक बॉडी है ना, ये 1 मीटर कितना नहीं 4 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, और एक वाल है, वाल भी मूव कर रहा है इसी के तरफ 1 मीटर पर सेकेंड से, दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहा है। वाल 1 मीटर पर सेकेंड से और बॉडी 4 मीटर पर सेकेंड से। तो बोल रहा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ द बॉल। जब टकराएगा, टकराने के बाद कोलिजन के बाद बॉल का स्पीड पर चाहिए। ये कुछ भी नहीं है जो हम लोग फार्मूला पढ़े, बस ये फार्मूला बेस्ट है। इसका मान लिया हमको, इसको m1 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं m2,
ठीक है। इसको मान लेते हैं U1, इसको मान लेते हैं U2। अब देखिए सिर्फ यहाँ हम लोग को ये देखना है कि वाल तो इस बॉडी से बहुत बड़ा है ना। यार क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देखिए ए लाइट बॉल करने का मतलब कि बॉल बहुत छोटा है। तो बॉल बहुत छोटा है मतलब M2 इज मच ग्रेटर देन M1। तो M2 के जगह पे M1 को हम लोग क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। बस क्वेश्चन मेरा अपने आप बन जाएगा। हमको वेलोसिटी बॉल का चाहिए, तो V1 जब निकालना है तो क्या होता है, M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 इंटू U1 प्लस 2M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 इंटू U2। बस ये फॉर्मूला कॉलिजन्स में याद रखना है, ठीक है, हेड और इलास्टिक कॉलिजन में। अब M1 M2 से बहुत छोटा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ख़त्म कर देंगे। मान लिया कि कोई एकदम 1 लाख है, उसमें से हमको 1 माइनस ही करना है, तो कोई असर पड़ने वाला है क्या, नहीं पड़ेगा। 1000 ही है तो 1 माइनस करेंगे तो कोई असर नहीं पड़ने वाला। सेम ही चीज़ 1000 ही रखेंगे, तो M1 माइनस M2 को हम लोग माइनस M2 ही रखेंगे, M1 प्लस M2 को M2 ही रखेंगे। क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सेम M1 प्लस M2 को M2 ही रखेंगे, क्योंकि M1 बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, M1 बहुत छोटा है M2 से, तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। बस यही चीज़ हम लोग को ध्यान देना है, कैंसिल हो जाएगा। बाकी सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आपका आएगा -6 मीटर पर सेकेंड। वीडियो लेंथी हो जाएगा इसलिए सॉल्व भी कर रहे हैं, क्योंकि ये आसान क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा।